बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ईथर्स का। अच्छा, इसमें हमारे सिलेबस में तो जनरल यही मेंशन था। ईथर वाले जो सेक्शन है ना, इसके अंदर इसकी प्रेपरेशंस हैं और आगे रिएक्शंस वगैरह है ना। तो ओवरऑल एक जनरल इनका ओवरव्यू भी कर लेते हैं, इंट्रोडक्शन भी इसका ना ईथर के हवाले से। इस पे भी एक दो क्वेश्चन है ना बन जाते हैं। मतलब जैसे एक तो ये जनरल हो गया कि सेंटर में ऑक्सीजन और दोनों तरफ कार्बन है, तो उसको हम ईथर का नाम देते हैं। क्वेश्चन इसका बनता है स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग इन ईथर्स एंड एपॉक्साइड्स। अब इसमें सवाल एक मेन ये है कि जैसे वाटर में बॉन्ड एंगल है 104.5 डिग्री, ये 105 क्या है। और जो ईथर है जिनके ऊपर आर ग्रुप लगे हैं वहां पे 110 है। ठीक हो गया। अब ये एंगल का फर्क है ना दोनों में ना। अब यहीं पे हम शॉर्ट क्वेश्चन होता है कि इतना ज्यादा ये डिफरेंस क्यों बन जाता है ना। उसमें फिर हम कहते हैं कि जनाब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है ना, लोन पेयर तो दोनों में बराबर है, दो उसमें भी दो, उनकी जो रिपल्जन होनी है लोन पेयर की बाड पे, लोन पेयर की बाड पेयर के ऊपर, या बाड पेयर की बाड बाड पेयर के ऊपर आपस में वो सेम ही है। वाटर के अंदर है, ईथर है, अल्कोहल है, सब में सेम ही है, लेकिन एंगल्स में डिफरेंस है। वो वजह उसकी क्या है कि बाड पेयर की जो रिपल्जन है ना, वो भी तो है ना, हाइड्रोजन हाइड्रोजन की आपस में रिपल्जन तो इतनी नहीं होगी, इसलिए ये ज्यादा सिकुड़े हुए होंगे। और एंगल आपका ये ज्यादा छोटा होगा। लेकिन जो आर ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप लगे हैं, बड़े बड़े ग्रुप्स लगे हैं, उन्होंने जगह भी घेरनी है तो उनकी लार्ज स्पेस भी चाहिए। नंबर एक, नंबर दो पे उनकी आपस में फिर जो रिपल्जन है बॉन्ड पेयर्स की वो भी ज्यादा होंगी। तो उस वजह से ये थोड़ा सा ना फिर वो बड़ा यानी गैप्स ये ज्यादा हो जाता है, एंगल आपका जो है वो बड़ा हो जाता है। यहाँ पॉइंट इसने ये लिखा है कि ईथर को आप वाटर और अल्कोहल के साथ कंपेयर कर लें तो बॉन्डिंग तो सब में सेम ही है, लेकिन जो वांडरवाल स्टेन्स involving alkyl groups causes the bond angle at oxygen to be larger in ether than in alcohol and larger in alcohol than in water। ठीक है, वाटर में सबसे छोटा, फिर अल्कोहल है क्योंकि अल्कोहल में एक आर है और एक एच होता है, और ईथर में दोनों आर होते हैं, बल ग्रुप्स आ जाते हैं, इस वजह से वो फिर आपका जो एंगल है वो लार्ज से होना पड़ता है। अच्छा, ये तो हो गया सिंपल ओपन। और अगर आप इथाइलिन ऑक्साइड जो है, ये एपॉक्साइड आपका था, उसकी बात करें तो उसमें एंगल है 61.5 डिग्री, बहुत छोटा है। यानी एंगल स्ट्रेन यहाँ पे बहुत ज्यादा है। इतने ज्यादा एंगल स्ट्रेन की वजह से फिर ये होता है कि इसका वैसे तो ईथर रिएक्शन नहीं करते, लेकिन इस एंगल स्ट्रेन की वजह से ये अनस्टेबल है और ये बड़ी आसानी से रिएक्शन कर लेते हैं। जैसे अभी हमने गिगना रिएजेंट के साथ इसका रिएक्शन करवा के अल्कोहल बनाया था, तो उस रिएक्शन में भी ऐसे था कि वैसे ईथर रिएक्शन नहीं करते, लेकिन उसकी वजह से अपना ये एंगल स्ट्रेन की वजह से ये अनस्टेबल है, तो स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए ये खुद को रिंग को तोड़ना चाह रही है, तो वो बड़ी आसानी से टूट जाता है। ठीक है। ये बाकी क्राउन ईथर, THF और क्राउन ईथर्स हैं, फिर THF है, और फिर ये डाई, ये नहीं हमारे से, इसको आप छोड़ दें। पोलीथर्स है, ये भी छोड़ दें, प्रेपरेशन पे आ जाए। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स, अल्कोहल की डिहाइड्रेशन करें तो ईथर बन जाता है। अच्छा, अल्कीन की प्रेपरेशन में ये बात रिएक्शन गुजरा होगा आपका कि उसमें अल्कोहल को अगर आप एसिड से रिएक्शन करते हैं, हाई टेम्परेचर देते हैं ना, 180 डिग्री सी, 200 डिग्री सी देते हैं, तो फिर आपका अल्कीन बनती है, डिहाइड्रेशन होती है और अल्कीन है ना, ये लिखा है डिहाइड्रेशन एथेनॉल विद एट 180 मेनली यील्ड्स इथीन। लेकिन कम टेम्परेचर है 140, तो फिर हमारे पास ईथर आता है ना। ये दो अल्कोहल के मालिक्यूल, दरमियान में से वाटर ही निकला है, एच और ओ एच, और दोनों आपस में अटैच होके ईथर बना देते हैं। अगर आप डिफरेंट लेंगे, ये तो एक जैसे है ना दोनों मालिक्यूल ईथर के, अल्कोहल एक जैसी हैं, तो एक ही प्रोडक्ट है, लेकिन डिफरेंट लेंगे तो फिर पॉसिबिलिटी है ना, काफी है कि भाई अल्कोहल अल्कोहल के साथ ही मिले तो ये वाला ईथर, मैथनॉल मैथनॉल के साथ, एथनॉल एथनॉल के साथ मिले तो ये ईथर, और दोनों आपस में मिले तो ये ईथर, तो फिर आपको मिक्सचर मिलेगा। ठीक है, एक प्रोडक्ट नहीं मिलता। मैकेनिज्म इसका क्या है कि पहले एसिड प्रोटोनेट कर देता है, OH को गुड लिविंग ग्रुप बना देता है, फिर आगे जो OH है वो उस ये OH2 वाली गुड लिविंग ग्रुप वाली जो कार्बन है उसके ऊपर इसकी ऑक्सीजन आके अटैक करती है, दूसरे अल्कोहल के मालिक्यूल की ना, लोन पेयर के रखने वाली ऑक्सीजन जो है वो कार्बन के ऊपर आके अटैक करती है, तो ये शक्ल बन गई।
ठीक है, और फिर ये H जो है वो HSO4 वापस ले लेता है, तो आपका ईथर मॉलिक्यूल कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट है जी विलियमसन सिंथेसिस कन्वर्जन ऑफ अल्कोहल्स टू इथीन। विलियमसन सिंथेसिस के नेमिंग रिएक्शन की वजह से भी इम्पोर्टेंट हो गया, और पेपर में भी इसके यानी आने के चांसेस हैं, और सिंथेसिस के हवाले से भी ना, कन्वर्जन के हवाले से भी इस पे ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। कि जैसे पहले हम क्या करते हैं कि अल्कोहल को सोडियम मेटल से कराते हैं और सोडियम एथॉक्साइड बना लेते हैं, ठीक है। अल्कोहल आपने पीछे बात की थी ना कि एसिडिक है लेकिन बहुत कम एसिडिक है ना, H+। अच्छा, पानी OH मान बेस के साथ रिएक्शन नहीं करती, यानी इतनी कम एसिडिटी है बेस। सोडियम मेटल चूंकि एक रिएक्टिव मेटल है, वो खुद इसको मजबूर करती है H को लूज करने के लिए, H2 बना के वो इसना साल्ट बना लेती है। वरना अल्कोहल हमने बात की थी कि वो अल्कोक्साइड बनाने की नहीं बनाने की कोशिश करता है, क्योंकि उस शक्ल में वो स्टेबल नहीं है। अच्छा जी, अल्कोक्साइड बन गया, फिर उसको हमने अल्काइल लाइट से रिएक्शन करवाया, जैसे फिनोल में हमने किया था, तो सोडियम क्लोराइड बन गया और अल्काइल ग्रुप है तो वहां जुड़ गया तो ईथर बन जाएगा। ठीक है, ये विलियमसन सिंथेसिस का रिएक्शन कहलाता है। यहाँ पे एक पॉइंट और है, कहते हैं जब भी आपने और मिक्सर लिए तो ना एक जैसे, जिसको मर्जी, ये जैसे एक तरफ इथाइल है एक तरफ प्रोपाइल है, दो मुख्तलिफ ले रहे हैं, तो फिर आप ये करें कि जो बड़ा ग्रुप है वो आप ले आए अल्कोक्साइड के अंदर, बड़े ग्रुप को अल्कोक्साइड के थ्रू लेके आए, और जो छोटा ग्रुप है उसको अल्काइल हैलाइड्स के थ्रू लेके आए, क्योंकि इसमें एलिमिनेशन, ये बेस है ना, वो माइनस बेस के तौर पे भी एक्ट कर सकता है, तो एलिमिनेशन के चांसेस भी हो सकते हैं। ठीक हो गया, तो इसलिए क्योंकि अगर ये बल्कि होगा ना, आपका अल्काइल हैलाइड बल्कि होगा, तो फिर इसके लिए अल्फा कार्बन तक अप्रोच मुश्किल हो जाएगी, तो ये क्या करेगा, ये बीटा कार्बन से प्रोटॉन खींच लेगा और आपको एलिमिनेशन करके अल्कीन बना के दे देगा। ठीक हो गया, और लेकिन हम तो ईथर बनाना चाहते हैं, तो इसलिए फिर आपने ये करना है, छोटे ग्रुप को रखें अल्काइल हाइड की तरफ, और जो बड़े ग्रुप हैं उसको आप अल्कोक्साइड बना के लाएं, ताकि आपका रिएक्शन आसानी से ईथर की तरफ जा सके। ठीक हो गई, उसके बाद है अल्कोक्सी मर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन ऑफ अल्कीन्स। अच्छा, पीछे भी याद है अल्कोहल की प्रेपरेशन में हमने ये ऑक्सी मर्क्यूरेशन और डीमर्क्यूरेशन का रिएक्शन डिस्कस किया था, मैकेनिज्म भी वही है, सब सेम है। फर्क सिर्फ इतना है कि वहां पे आपने यहाँ लिया था वाटर, HOH लिया था, और HOH की वजह से ही यहाँ पे OH ही बचा था, H निकलने के बाद OH बच गया था। अब हमने यहाँ ले लिया अल्कोहल, अल्कोहल की वजह से H तो निकलेगा जैसे वाटर का निकला, तो पीछे OH बचा, इसकी H निकलेगा तो पीछे OR बचेगा, तो OR बचने की वजह से आपके पास वो ईथर की फॉर्म में आ जाता है। ठीक हो गया, एक और इसने यहाँ मैकेनिज्म दिया है कि अगर आपके पास अल्कोहल बल्कि हो, ये मेथड जो है विलियमसन थीसिस, अच्छा ये भी शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है कि ये मेथड आपका, ये ऑक्सीमर्क्यूरेशन विलियमसन सिंथेसिस जो है उसके ऊपर एडवांटेज रखता है, क्योंकि इसमें एलिमिनेशन के चांसेस नहीं है, क्योंकि ये बेस है ना, तो ये बीटा अल्फा कार्बन या बीटा हाइड्रोजन पे अटैक कर दे तो एलिमिनेशन हो जाएगी, वो चांस है, लेकिन इसके अंदर ऐसा चांस नहीं है। ठीक है, तो इसमें एलिमिनेशन के चांस नहीं होते, इस वजह से इसको आप कह सकते हैं कि ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन विलियम सिंथेसिस सन सिंथेसिस से बेटर। लेकिन वो कह रहा है कि अगर आपने बल्कि अल्कोहल के साथ काम कर रहे हो, जैसे सेकेंडरी टर्शरी वगैरह हैं, तो फिर आप ये करें कि मर्क्यूरिक ट्राईफ्लोरोएसीटेट को लें, तो फिर आपकी यील्ड जो होगी वो बेहतर आती है, यानी ट्राईफ्लोरोएसीटेट, ये पीछे तो सिर्फ मर्क्यूरिक एसीटेट लिया है ना CH3, तो ये CF3 होगा ना, ट्राईफ्लोरो मर्क्यूरिक एसीटेट ना बोले, और फिर उसी तरह उसकी रिडक्शन बोरोहिड्रेट करके आपके पास अल्कोहल यानी ईथर जो है वो बन जाएगा, और ये ईथर बनेगा बल्कि, है ना, ये अल्कोहल है बल्कि वाली टर्शियरी अल्कोहल है, उसको एक्शन करवा रहे हैं अल्कीन के ऊपर। अच्छा, उसके बाद है जी फिजिकल प्रॉपर्टीज इसकी नहीं है, आपके रिएक्शंस ऑफ ईथर हैं, उसमें पहला है हेलोजिनेशन, हेलोजेंस का इंट्रोड्यूस करवाना। अच्छा, हेलोजिनेशन के अंदर आप देखेंगे तो सनलाइट में आप क्लोरीनेशन करवाते हैं, तो जैसे आम अल्केन के अंदर आपको होता है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो होता है और सारी हाइड्रोजन रिप्लेस होकर क्लोरीन आ जाती है, वही है। लेकिन अगर आप थोड़ी लाइट की इंटेंसिटी कम कर दें, डार्कनेस की तरफ ले जाएं, तो फिर क्लोरीनेशन जब होती है तो फिर वो ऑक्सीजन के साथ वाले जो कार्बन है ना, अल्फा कार्बन, वहां पे अटैचमेंट होती है। इसका मतलब ये है
कि फ्री रेडिकल बनाने के लिए ये वाले जो ऑक्सीजन के साथ वाले कार्बन हैं ये ज्यादा एक्टिव हैं। पार्शियल नेगेटिव ऑक्सीजन की वजह से पार्शियल पॉजिटिव चार्ज में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बराबरी के साथ नहीं है, ऊपर नीचे है, जिसकी वजह से इनके लिए बॉन्ड को तोड़ना और निकालना और आगे पीछे मूव करना असल फ्री आसान हो जाता है। तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के लिए आप ये कहेंगे कि ये वाले जो कार्बन हैं ऑक्सीजन के साथ ये पहले फ्री रेडिकल बनाएंगी, पहले इनकी क्लोरीनेशन होगी, फिर आगे चलती रहेगी। अगर आप ज्यादा ये सनलाइट ले जाएं, ज्यादा मालिक्यूल के रेडिकल बना लें, तो फिर अगले ये हाइड्रोजन जो है वो भी रिप्लेस हो जाती है। लेकिन स्टार्टिंग जो है वो यही से ही होती है, जो ऑक्सीजन के साथ वाले अल्फा कार्बन हैं उनके जो फ्री रेडिकल्स हैं वो प्रोड्यूस होते हैं और वहीं पे क्लोरीन आके अटैच हो जाती है। दूसरा है फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सोनियम आयन, एसिड के साथ रिएक्शन करें तो ईथर का जो ऑक्सीजन के लोन पेयर है वो प्रोटॉन टेक करके ऑक्सोनियम आयन बना सकते हैं या हाइड्रोजन। अच्छा, लेकिन इसमें मसला ये कि ये सिर्फ एक टेम्परेरी होगा ना, फिजिकल अटैचमेंट है कोऑर्डिनेट बॉन्ड के, ये स्टेबल नहीं होते, परमानेंट नहीं है। इसको कोई मौका मिलेगा तो ये आगे अनस्टेबल मतलब फाइनल प्रोडक्ट की तरफ मूव कर जाता है। मतलब अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड हो, HCl की बजाय HI ले लें, स्ट्रॉन्ग एसिड है तो आई आगे अटैक कर देगा। इस कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव है, ये भी पार्शियल पॉजिटिव है, दोनों में से किसी के ऊपर वो I- आगे अटैक करेगा, एक अल्कोहल बन जाएगी और एक अल्काइल हैलाइड बन जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह रिएक्शन आगे मूव कर जाता है। अभी ये रिएक्शन आगे आ जाता है। उसके बाद है रिएक्शन विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हाइड्रोलिसिस कर ये करवाई जा सकती है। ये पहले तो ऑक्सोनियम आयन बना लें, फिर आप वाटर के साथ अटैक करवाएंगे तो वाटर आके आर, दोनों आर में से किसी एक के ऊपर अटैच हो जाएगा। एक तो अल्कोहल वैसे बन गई, एक एक्स्ट्रा H के साथ है, वो H जो है वो एसिड, इस AH+ का जो नेगेटिव पार्ट है वो ये ले लेगा, दूसरा भी अल्कोहल का मालिक्यूल बना देगा। तो ओवरऑल एक जैसे हैं तो आपके पास दो अल्कोहल के मालिक्यूल बन जाएंगे। डिफरेंट भी होंगे तो अल्कोहल के मालिक्यूल तो बन जाएंगे, उसमें फर्क नहीं पड़ता। हाँ, बात यहाँ आती है कि ओ देख ना, एक जैसे है ना ये दोनों CH2 है, या ये अगर मिथाइल होता ये इथाइल होता तो OH ग्रुप जहां मर्जी ये आके वाटर अटैक कर दे, बनने तो दोनों अल्कोहल के मालिक्यूल है, कोई फर्क नहीं है। लेकिन अगर हो इस तरह कि HI से आपने अटैक करवाए तो फिर वो एक अल्कोहल है और एक अल्काइल हैलाइड है। अब दोनों ग्रुप एक जैसे हो तो फिर तो आप कहेंगे सर कोई इशू नहीं है, जहां मर्जी अटैक करवा दें, एक ही प्रोडक्ट बनने हैं। लेकिन अगर दोनों डिफरेंट हो गए तो फिर बात आएगी कि भाई अब ये अटैक करने कहाँ जाएगा। ठीक हो गया, तो यही बात यहाँ पे भी है कि अल्कोहल का मैकेनिज्म इसका इस तरह था कि अल्कोहल HI से रिएक्शन करता है, अल्काइल आयोडाइड बनाता है वाटर, ये तो आपने रिएक्शन पीछे डिस्कस भी किया हुआ है। तो वो कह रहा है कि बनते तो ये पहला तो यही बनता है, लेकिन आपका HI अगर एक्सेस में है तो फिर वो अल्कोहल के साथ रिएक्शन करके उसे आयोडाइड में बदल लेता है, ओवरऑल रिएक्शन फिर ये बन जाता है अगर ये एक्सेस में लेंगे। अब यहाँ पे ये सवाल भी ज़हन में रखना, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ रहे कि डाइथाइल ईथर को मैं HI के साथ रिएक्शन कर रहा हूँ लिमिटेड अमाउंट में, तो फिर आपने बनाना है ये प्रोडक्ट, एक अल्कोहल और एक आयोडाइड। और अगर क्या एक्सेस में ले रहा हूँ तो फिर आपने यही बनाना है, आयोडाइड ही बनाना है और वाटर बनाना है। ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट है मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप्स, ये उसका मैकेनिज्म है कि पहले वो प्रोटोनेट होकर ऑक्सोनियम आयन बनाता है, फिर I- न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करेगा, पार्शियल दोनों कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोफिलिक है, दोनों में से किसी एक साइड पे अटैक करेगा, बॉन्ड ये टूट जाएगा, एक अल्कोहल और एक अल्काइल हैलाइड का बॉन्ड अलग हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे एक पॉइंट है कि अगर ये हो डिफरेंट, ये था ना इस वक्त एक जैसे होने की वजह से ये सूरत हाल बनी हुई है ना, अगर ये हो डिफरेंट, ठीक होगा तो फिर क्या होगा, ये दूसरा मैकेनिज्म वो नीचे उसने लिखा उसी का ही, अल्कोहल को आयोडाइड में वो कैसे बदलता है कि पहले अल्कोहल की प्रोटोनेशन करता है, फिर आयोडीन अटैक करता है, वाटर को अलग कर देता है। ठीक होगा, OH गुड लिविंग ग्रुप नहीं है ना, तो OH2 जो है वाटर वो गुड लिविंग ग्रुप बन जाता है, इसलिए फिर वो आसानी से रिमूव भी हो जाता है। मैं कहते अगर आप मिक्स्ड ईथर लेंगे, यानी एक तरफ इथाइल है एक तरफ मिथाइल है, तो फिर अब मसला आता है कि आयोडीन किसके पास जाएगा ना। तो उसके लिए उन्होंने बात की है कि स्मॉलर अल्काइल ग्रुप जो है जैसे मिथाइल वगैरह वो रिमूव होते हैं एज अल्काइल आयोडाइड, क्योंकि I- ने आके अटैक करना है तो वो कोशिश करेगा जो छोटा ग्रुप है जहां स्टेरिक हिंड्रेंस मुझे कम मिल रही है, वहां उस साइड से वो आके अटैक करता है, तो छोटे ग्रुप के ऊपर आयोडीन अटैच हो जाती है और जो बड़ा ग्रुप है उसके साथ OH साथ ही अटैच होकर अलग हो जाता है, तो वो अल्कोहल वाले पार्ट में चला जाता है। पांचवा जी ऑटो ऑक्सीडेशन, ईथर वैसे तो एक्टिविटी में बहुत
हम कहते हैं ना कि वो इतने ज्यादा एक्टिव नहीं है, एसिड बेसिस वगैरह में वो रिएक्शन शो नहीं करते, लेकिन ऑटो ऑक्सीडेशन में भी ये इन्वॉल्व होते हैं। है ये स्लो प्रोसेस, लॉन्ग कंटेक्ट लंबे अरसे तक पड़े रहे, तो फिर ऑक्सीजन आहिस्ता आहिस्ता उसको ऑक्सीडाइज करके पर ऑक्साइड ऑफ डाइथाइल ईथर इस तरह बना लेते हैं। ठीक हो गई। ले लीजिए आपके ईथर के रिएक्शन भी मुकम्मल हो गए। तो यहाँ तक आपका चैप्टर ये क्लोज हो गया। इसमें ना अब आपने क्वेश्चंस के हवाले से देख लेना है। तो कई क्वेश्चन में साथ साथ आपको बताता गया हूँ, बाकी कन्वर्जन भी कुछ मैंने आपको आइडिया दिया है। तो उस तरह कन्वर्जन पेपर में आ जाए ना तो जरा सोच के उसको सॉल्व करें, और बेहतर यही है जितने ये रिएक्शंस हैं प्रेपरेशन के रिएक्शंस उनके चार्ट्स बना लें। चार्ट से आपको फिर उस टाइम पे कन्वर्जन देखते हुए ना कि ये यार ये मैंने कन्वर्ट करना है तो कौन सा रिएक्शन यूज हो सकता है, तो वो चार्ट आपके सामने जहन में होगा तो वो आपको आसानी से गाइड कर सकेगा, बता सकेगा भी ये वाले रिएक्शन को तुम यूज करके इस तरह का प्रोडक्ट बना सकते हो। ठीक हो।